सास का धैर्य। रूपा के द्वारा होते अत्याचारों को आखिर दीपा जी क्यों करती रहीं बर्दाश्त? दीपा देवी जी अपने बेटे सचिन को अपने ऊपर होते अत्याचारों के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? आखिर में रूपा में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? जानने के लिए सुने एक माँ के संघर्ष की कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ काम आवे सुई का करी है तलवार। मित्रों, कहते हैं ना कि हमें बड़ी वस्तु के चाहत में छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वहाँ एक तलवार ये काम नहीं कर सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष आखिर प्यार से बहू को कैसे सिखाया जिंदगी का सबसे बड़ा सबक एक प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है सास का धैर्य। कहानी शुरू करने से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे। तो चलिए आप सबसे आशा करते हुए शुरू करती हूँ ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दीपा देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वे एक साधारण, स्नेही और परिश्रमी महिला थी। उनकी उम्र लगभग 60 साल के पार हो चुकी थी, परंतु उन्होंने हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखने का प्रयास किया। वह एक छोटे से गांव में अपने बेटे सचिन के साथ रहती थी। दीपा देवी जी अपने गांव में अपनी सादगी और प्रेम भावना के लिए जानी जाती थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उन्होंने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की थी और उसे शिक्षित कर एक जिम्मेदार इंसान बनाया था। वे चाहती थी कि उनका बेटा खुशहाल जीवन व्यतीत करे और उनका परिवार सुखी रहे। उनका इकलौता बेटा सचिन शहर में नौकरी करने चला गया था। कुछ साल बाद सचिन ने शहर में ही नौकरी के दौरान रूपा नाम की एक लड़की से शादी कर ली और उसे गांव लेकर आया। रूपा शहर में पली बड़ी थी। उसे गांव की सादगी, परंपराएं और वहां के लोगों की सरलता समझ ही नहीं आती थी। वह हमेशा अपने शहरी जीवन को याद करती और गांव की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। दीपा देवी जी ने अपने घर में बहुत प्यार से रूपा का स्वागत किया था, लेकिन इधर रूपा के मन में गांव और सास दोनों के प्रति आदर की भावना नहीं थी। शुरू से ही दीपा देवी जी ने रूपा को अपनी बेटी की तरह अपनाया। वह चाहती थी कि बहू को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे दीपा देवी जी को महसूस होने लगा कि रूपा के स्वभाव में एक कठोरता और निर्दयता छिपी हुई है, जिसे वह पहले समझ नहीं पाई थी। रूपा
अक्सर दीपा देवी जी के साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसे तुच्छ समझती थी। वैसे शुरुआती दिनों में रूपा का व्यवहार सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसने दीपा देवी जी के प्रति कटुता और अहंकार दिखाना शुरू कर दिया। रूपा को घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि दीपा देवी जी उम्र दराज होने के बावजूद हर काम करती रहती थी। जब भी दीपा देवी जी रूपा से किसी काम में मदद मांगती, रूपा उन्हें अनदेखा कर देती और फिर कटु शब्दों में जवाब दे दिया करती थी। वह बार बार उनसे कहती कि मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तुम ही करो ये काम वाम, मुझे नहीं पसंद ये सब। दीपा देवी जी दिन भर घर के काम करती रहती, लेकिन रूपा काम में हाथ तक नहीं बटाती थी, बल्कि उल्टे दीपा जी पर अत्याचार भी करती। जब दीपा देवी जी खाना बनाती तो रूपा उसे बेकार और स्वादहीन कहकर उसका तिरस्कार करती। कभी तो खाना उनके सामने ही फेंक देती, और तो और कभी कभी सारा बना बनाया खाना ही अक्सर डस्टबिन में डाल देती और खुद के लिए बाहर से मंगवा कर खा लेती। तो कई बार रूपा ने दीपा देवी जी को जानबूझकर भूखा रखा। वह अपने कमरे में ताला लगाकर खाना खाती थी और दीपा देवी जी को बिना बताए रसोई घर के दरवाजे को बंद करके वह कहीं घूमने चल देती थी, जिसके कारण दीपा देवी जी को कई बार भूखे पेट भी रहना पड़ा। अब रूपा ने धीरे धीरे दीपा देवी जी की छोटी छोटी चीज़ें उनसे अलग करना शुरू कर दिया, जैसे उनका चश्मा, उनका पसंदीदा झूला या अन्य छोटी छोटी चीज़ें जो दीपा देवी जी के दिल के करीब थी या उनके लिए ज़रूरी थी। दीपा देवी जी ने रूपा की इन हरकतों का विरोध कभी नहीं किया। वह अपने बेटे की खुशी के लिए चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन रूपा को उसकी गलतियों का एहसास जरूर होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रूपा का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खराब होता चला जा रहा था। सचिन, जो अपने काम में व्यस्त रहता था, वह घर की इन बातों से अनजान था। रूपा ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और दीपा देवी जी को तरह तरह से तंग करने लगी। गांव के लोग दीपा देवी जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। उन्होंने कई बार रूपा को बुरा व्यवहार करते हुए देखा, लेकिन दीपा देवी जी हमेशा कहती, अरे छोड़ो, अभी वह बच्ची है, उसे समझ नहीं है, समय के साथ सब सीख जाएगी। दीपा देवी जी ने कभी भी रूपा की शिकायत किसी से भी नहीं की, लेकिन गांव वालों का दिल दीपा देवी जी की सहनशीलता और उनकी स्थिति देखकर उनका बहुत ही दुखता था। गांव में एक बार रूपा ने सबके सामने दीपा देवी जी को डांटा और अपमानित भी किया। उस दिन गांव की महिलाएं दीपा देवी जी के पास आई और कहने लगी, चाची जी, आप क्यों सहन करती हो ये सब?
रूपा आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसे सबक क्यों नहीं सिखाती हैं आप? पर दीपा देवी जी हमेशा मुस्कुराकर कहती, हर किसी की सीखने की अपनी गति होती है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ कि वह एक दिन अवश्य ही सुधर जाएगी। लेकिन रूपा का व्यवहार बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने घर के भीतर दीपा देवी जी की जिंदगी को एक नर्क जैसा बना दिया था। कभी कभी दीपा देवी जी की तबीयत खराब होती, लेकिन रूपा उनकी देखभाल करने की बजाय उन्हें ताने और मारती। दीपा देवी जी की सहनशीलता और रूपा के अत्याचारों का अंत तब हुआ जब एक दिन दीपा देवी जी अचानक बीमार हो गई। उन्होंने रूपा से दवा देने के लिए कहा, लेकिन रूपा ने जानबूझकर दवा नहीं दी और दीपा देवी जी को बिस्तर पर ऐसे ही अकेले ही छोड़ दिया। उस रात दीपा देवी जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और गांव वालों को इस बात का पता चला तो गांव के लोग इकट्ठा हुए और दीपा देवी जी को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। उधर रूपा घबरा गई। उसे डर था कि अगर दीपा देवी जी को कुछ हो गया तो गांव वाले और सचिन जी उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने रूपा को खूब खरी खोटी सुनाई। अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद दीपा देवी जी धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस दौरान रूपा को अकेले ही घर के काम करने पड़े और तब उसने यह महसूस किया कि दीपा देवी जी कितनी मेहनत करती थीं। अब रूपा को अपनी गलती का और ज़्यादा एहसास हो रहा था, लेकिन वह दीपा देवी जी का सामना करने से डर रही थी। जब दीपा देवी जी अस्पताल से जब वे घर वापस आई तो रूपा ने उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, माँ, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ नहीं थी कि आप कितनी महान हैं। आपने कभी मेरे बुरे बर्ताव का बदला नहीं लिया और हमेशा मेरे लिए प्रार्थना ही की है। दीपा देवी जी ने रूपा को गले लगाया और कहा, बेटी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने का मौका हमेशा होता है। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, बस तुम्हें यही समझाना था कि परिवार एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करते हुए चलता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, परिवार एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करते हुए चलता है। मैं चाहती थी कि तुम खुद अपनी गलतियों का एहसास करो, इसलिए मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा। उस दिन से रूपा ने ठान लिया कि वह दीपा देवी जी की सेवा करेगी और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाएगी। उससे दीपा देवी जी के साथ मिलकर घर के सारे काम करवाने भी शुरू कर दिए। जो काम उसे नहीं आते थे वह भी अब वह सीखने का प्रयास करती थी और उसने एक नई शुरुआत की। सचिन भी इस बार जब घर लौटा तो उसने
रूपा के बदले हुए स्वभाव को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और अब वह भी उसकी तारीफ किए बगैर न रह सका। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहनशीलता और प्रेम सबसे बड़े अस्त्र होते हैं। दीपा देवी जी ने कभी प्रतिशोध की भावना से रूपा के साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि धैर्य और प्रेम के साथ उसे सही रास्ता दिखाया। सच्चा प्रेम वही होता है जो दूसरों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। अब रूपा ने भी अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है और सास बहू के रिश्ते को और मजबूत करने का प्रयास जारी है। इस तरह सास बहू के इस रिश्ते में नयापन और मधुरता आ गई। यह रिश्ता तनाव से शुरू हुआ था, लेकिन धैर्य और समझदारी से एक मजबूत और गहरे संबंध में बदल गया। दीपा देवी जी और रूपा अब एक दूसरे की मजबूती बन गई हैं और उनका घर अब प्यार और सौहार्द से भर गया। दोस्तों, रूपा ने अपनी सास दीपा देवी जी को जानबूझकर दवा नहीं दी और दीपा देवी जी को बिस्तर पर अकेले ही पूरी रात बिना दवा दिए ही तड़पता छोड़कर क्या ठीक किया? पूजा को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन वह दीपा देवी जी का सामना करने से डर रही थी। क्या यह ठीक था? सच्चा प्रेम वही होता है जो दूसरों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें दोस्तों, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जहां पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मित्रों।